आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा बहुत जबरदस्त लेक्चर की बात करेंगे। पता है तुम लोग कयामत के कितने करीब हो? सिर्फ 100 सेकेंड में कयामत होने वाली है। यस, 100 सेकेंड्स टू मिड नाइट। आज हम बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डूम्स डे क्लॉक के बारे में। हर किसी ने सुना है लेकिन समझने में दिक्कत होती है। हर किसी को पता है कि डूम्सडे कोई क्लॉक तो है, लेकिन कौन सी घड़ी है ये, कितनी सत्यता है, बताऊंगा इस लेक्चर में। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। दोस्तों मैं ट्रैवल करने वाला हूं। अगर आप मुझसे 1 to 1 मिलना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, वहां पे मैं अपडेट्स डालूंगा। ये चार्ट मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले आप समझिए कि डूम्स डे क्लॉक है क्या। देखो, ये कोई ऐसी घड़ी नहीं है जो हम हाथ में पहनते हैं या हम दीवार पे लगाते हैं। ये बेसिकली एक सिंबल है। हम कयामत के कितने करीब जा रहे हैं, बस ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई बहुत एंशिएंट कंसेप्ट नहीं है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। 1947, देखिए, वर्ल्ड वॉर 2। अगर मुझे एक इवेंट चुनना हो जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, वो था वर्ल्ड वॉर 2। 1945 का वर्ल्ड वॉर 2 इसने सब बदल दिया। नागासाकी हिरोशिमा पे बम फटा। सोवियत ने फिर न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ। अब दोस्तों, ये एक नया एरा था। हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रवेश कर रहे थे। मतलब सब कुछ टेक्निकल हो रहा था। इलेक्ट्रिसिटी हर चीज को रिप्लेस कर रही थी और न्यूक्लियर एनर्जी का जन्म हो रहा था। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू किए। सबसे पहले अमेरिका ने टेस्ट किया। सोवियत बहुत पहले से ही कर रहा था, लेकिन अमेरिका जीत गया। फिर सोवियत ने किया। चाइना भी इस भीड़ में शामिल हो गया, फ्रांस और यूके। ये 5 सबसे पहले थे। अब दोस्तों, साइंटिस्ट को यह लगा, अभी मैं हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें क्लियर होगा आपको, कि यार ये इतने सारे जो हथियार बना रहे हैं, एक फटा तो पूरी दुनिया खत्म। सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान लाखों लाखों न्यूक्लियर वेपन्स थे। अमेरिका सोवियत को मिला ले तो 70 से 80% उन्हीं के पास थे। वो तो अब आते आते जब ढेर सारी ट्रीटीज हुई, एनपीटी आया, सीटीबीटी आया, तब जाके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कितना, अभी भी रशिया के पास सबसे ज्यादा है, शायद 11-12 हजार के करीब है, और अमेरिका के पास थोड़े कम है। ठीक है, आप देख लीजिएगा सिपरी की रिपोर्ट। तो ऐसा है कि इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है बेटा। एक भी फट गया ना तो दुनिया गई काम से, काम तमाम। 1945 में जब नागासाकी हिरोशिमा में अगस्त में जब बॉम्ब गिरा था, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, वो लास्ट मोमेंट था, लास्ट इवेंट था। वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक था, खतरनाक वो था, बट जब वो फटा, जापान आज भी उससे उबर नहीं पाया है। आज भी वहां पे जो लोग पैदा हो रहे हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हो रहे हैं। रेडिएशन वहां की हवाओं में है आज भी। और आज तो इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, अगर आज बम फटा तो क्या होगा। तो साइंटिस्ट ने ये खतरा देखा और फिर डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया। डूम्सडे क्लॉक को बनाया, क्यों बनाया, यह बताने के लिए पूरी दुनिया को, बेटा समझ जाओ वरना मर जाओगे। कयामत के तुम इतने करीब हो कि क्या बताएं। 1947 से ये एक्टिव है। एंड ये देखिए, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, इसको BAS बोला जाता है। शुरुआत में 15 साइंटिस्ट को तलब किया गया। ये ग्रुप ऑफ 15 साइंटिस्ट था, उनको बुलाया और उनसे बोला कि आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे दुनिया को पता लगता रहे कि वो कितना खतरनाक है। इसकी शुरुआत दोस्तों एटॉमिक बॉम्ब से ही हुई थी। भाई देखो, अमेरिका में जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था, ओपेनहाइमर, ये जंग थी जर्मनी और अमेरिका के बीच में। अमेरिका उसमें जीत गया। इधर हाइजेनबर्ग लगे हुए थे एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, और इधर ओपेनहाइमर लगे हुए थे। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट ट्रिनिटी हो गया अमेरिका में। और आपको पता है ओपेनहाइमर ने कहां से इंस्पिरेशन ली थी? यू विल बी सरप्राइज्ड, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। ओपेनहाइमर भागवत गीता पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र वॉर से इंस्पिरेशन ली थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जब प्रोजेक्ट ट्रिनिटी 1945 जुलाई में सक्सेसफुल टेस्ट किया अमेरिका ने एटम बॉम्ब का, तब उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा था। सर्च करिएगा इस पे, आपके होश उड़ जाएंगे। तो बॉन ओपेनहाइमर जो है वो जीत गए। अब जब बॉन ओपेनहाइमर जीते तो क्या हुआ, यहां पे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एटम बॉम्ब किसी देश पे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। जापान को उसकी, हालांकि बाद में अमेरिका अभी भी प्राश्चित क्या, देखिए जापान की कोई मिलिट्री तो है नहीं, क्योंकि अमेरिका ने बोला है ना कि आपको मिलिट्री रखने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है, बिल्कुल परेशान मत हो। वो आर्टिकल है ना, कौन सा आर्टिकल है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी बीच में उसको हटाने की बात भी हो रही थी।
तो ऐसा है ना, तो जब बम फटा तब यहां पे हर कोई हिल गया अंदर से कि भाई ये जो हथियार हम इतने इकट्ठा कर रहे हैं तो बर्बाद कर देंगे। तो क्या हुआ, एटॉमिक साइंटिस्ट ने ये डूम्सडे क्लॉक, इसमें स्टीफन हॉकिंग भी हिस्सा थे, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, ये बोर्ड है, इसमें चुनिंदा साइंटिस्ट, जो 15 साइंटिस्ट है उसमें 13 तो नोबेल प्राइज विनर थे, उनको बुलाएगा और ये क्लॉक बनाई, ये घड़ी बनाई कि लोगों को बताते रहे कि तुम कयामत के कितने ज्यादा करीब हो। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है नई नई चीजें सामने आती जा रही हैं। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अभी न्यूक्लियर रिस्क और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो सबसे बड़े खतरे हैं। इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सबसे बड़ा खतरा है। ये तीन सबसे बड़े खतरे हैं और साइंटिस्ट इसी को ही एनालाइज करते हैं। जब न्यूक्लियर वेपन ज्यादा बढ़ते हैं तो ये क्लॉक करीब आ जाती है। देखिए कंसेप्ट ये है कि जब क्लॉक में 12 बजेंगे, जब क्लॉक में 12 बजेंगे, इसकी एक जो सुई है वो हमेशा 12 पे रहेगी, छोटी वाली सुई 12 पे रहेगी, बड़ी वाली सुई दूर होती जाएगी। तो जब घड़ी में 12 बज गए, दोनों सुई एक समान आ गई, मिडनाइट 12 ओ क्लॉक, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या आज तक 12 बजे है? नहीं, लेकिन अभी हम सबसे ज्यादा करीब हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे होता है ये? देखो ये क्लॉक अपने आप नहीं चलती है, इसको साइंटिस्ट चलाते हैं। जब साइंटिस्ट को लगता है खतरा ज्यादा है, न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हो गया, क्लाइमेट चेंज ज्यादा हो गया, अभी पैंडेमिक ज्यादा आ गया, तो क्लॉक की सुइयों को एडजस्ट करो। जितना ज्यादा खतरा होगा 12 बजे ये छोटी वाली सुई यहां रहेगी, मान लीजिए बड़ी वाली सुई यहां है, अभी खतरा कम है तो बड़ी वाली सुई दूर जाती जाएगी। लेकिन जितना खतरा ज्यादा आता जाएगा, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है इस समय, तो दोस्तों तीनों है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और न्यूक्लियर वेपन्स भी है। तो अभी खतरा सबसे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा खतरा उतना ये जो बड़ी वाली सुई है ये छोटी वाली सुई के करीब आती रहेगी, और जिस दिन ये दोनों मिल गई उस दिन दुनिया खत्म। इसी को ही कहते हैं डूम्सडे क्लॉक, कि दुनिया कितनी ज्यादा दूर है ग्लोबल कैटास्ट्रोफे से। अब ये देखिए 1947 में इसको सेट किया गया था, सिर्फ 7 मिनट दूर थी। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे, 7 मिनट दूर थी, ठीक है। तो ये चीज फिर दोस्तों, चलिए चाहिए तो मैं बता ही चुका हूं। फिर अच्छा, इसको आपको बता दूं कि 1947 से अभी तक 24 बार इसको बदला गया है, 24 बार। सबसे ज्यादा इसको 1991 में 17 बार बदला गया, कि अब तो दुनिया गई। 1991 में बहुत कुछ हुआ, सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ, भारत ने अपनी इकोनॉमी खोली, गल्फ वॉर हुआ। सो अब 1991 को कुछ साल ऐसे हैं ना, अगर आप उनको उठा ले तो बहुत, जैसे 1979 में बहुत कुछ हुआ पूरी दुनिया में, कुछ साल ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत, मतलब उसी साल सब कुछ हो गया। 2020 में भी आप देख लीजिए, और अभी जनवरी 2020 में सबसे करीब सिर्फ 100 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, जनवरी में ये सुई सबसे करीब आई है। अभी तक देखो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि छोटी वाली सुई 12 पे रहेगी। अब ये बड़ी वाली सुई से जितनी दूर है, जैसे 7 मिनट दूर है तो खतरा ज्यादा है, और अगर इसको 13 मिनट दूर कर दिया तो खतरा कम है। लेकिन अभी ये सुई बिल्कुल 2020 में सबसे ज्यादा करीब आ गई है, यानी कि दुनिया खत्म होने में खाली 1 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं। कोई भी ऐसा इंसिडेंट तबाह कर सकता है, ठीक है। क्लॉक को 2 मिनट जनवरी 2018 में 2 मिनट दूर सेट किया था, और 2019 में से इसमें चेंज नहीं लाया गया। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और दोस्तों आपको बता दूं ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ये जो बोर्ड है ना एक्सट्रीमली, ये पूरे डेटा के साथ चीजों को एनालाइज करता है ना, देखता है पानी की कहां कमी हो रही है, कहां सिविल वॉर चल रहे हैं, कहां कहां साइंस बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा साइंस हो गई कि सब कुछ खत्म कर रही है, कहां हैकिंग, एवरीथिंग दे रिकॉर्ड, और उसी हिसाब से क्लॉक को सेट किया जाता है। तो 23 जनवरी 2020 को इट वाज मूव्ड फॉरवर्ड टू 100 सेकेंड बिफोर मिडनाइट। अब आप देखिए 2020 में, जनवरी 2020 में इसको सेट किया था, और 2020 किसका साल रहा? पैंडेमिक का साल, पूरी दुनिया हिल गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको और चीजें बता देता हूं। और देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो साइंटिस्ट हिस्सा थे, इनको शिकागो एटॉमिक साइंटिस्ट बोला जाता था, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है वो सब। और वक्त वक्त पे हम ये देखते हैं कि लोग इनसे जुड़ते गए, इस बोर्ड में लोग जो हैं वो आते गए। सेटिंग्स, अच्छा इसको सेट कैसे किया जाता है? मैंने बताया कि डेटाज है, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ये डिसाइड करता है कि पॉलिटिक्स कैसी है किसी देश में,
पूरी दुनिया में एनर्जी क्या है, एनर्जी का टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टेटस क्या है, वेपन्स कितने ज्यादा है, डिप्लोमेसी कैसी हो रही है, क्लाइमेट साइंस, उस हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। और 1947 एक्चुअली कोल्ड वॉर 1947 में शुरू हुआ। जैसे ही सोवियत ने पहला टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन, तब पता चल गया कि यार कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और ये एक तरीके से दुनिया को आईना भी दिखाता है कि बेटा समझ जाओ वरना दिक्कत होगी। सबसे अभी तक सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट कौन सा लगा हुआ है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, जब अमेरिका और सोवियत लगभग लगभग युद्ध के कगार पे आ ही गए थे। अक्टूबर 1962 में क्यूबा की वजह से हुआ था। फिदल कास्त्रो थे ना उस समय, वो तो बोल ही रहे थे कि भैया छोड़ दो न्यूक्लियर मिसाइल। ये तो युद्ध टल गया, अलग स्टोरी है, उसमें मैंने लेक्चर भी लिए हैं। ठीक है, तो 24 बार इसको आगे पीछे किया गया है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये चार्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये चार्ट आप देखिए, देखो सबसे पहले 1947 में 1947 में इसको 7 मिनट पे सेट किया गया। ये देखो, ये वो साल हैं जब क्लॉक को 7 मिनट पे सेट किया गया। ठीक है, 1947 में 1947 में इनिशियल सेटिंग थी 7 मिनट की। उसके बाद आया 1949। 1949 देखो क्लॉक को 3 मिनट पे कब कब सेट किया गया है। ठीक है, एक तो आपका ये 1949, 1984 और 2015 क्लॉक का टाइम 3 मिनट, यानी कि अब हम तबाही से और करीब आते जा रहे हैं। ये 12 बजे, जैसे ही 12 बजे दोनों सुइयां मिलेंगी, गए हम काम से। तो 1947 में 7 मिनट, 1949 में 3 मिनट। आप देखते जाओ। उसके बाद कब, 1949 में सोवियत ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब है वो टेस्ट किया था। फिर 1953 आता है। 1953 में फिर 2 मिनट, 2 मिनट्स, यस 1953, देखो ये लाल में दिख रहा है। 1953 में 2 मिनट, और 2018 2019 में भी 2 मिनट। अभी हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो 1953 में क्लॉक को 2 मिनट क्यों सेट किया गया, क्योंकि अमेरिका ने थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस तक टेस्ट कर लिया था। फिर आता है दोस्तों 1960। 1960 में इसको फिर से 7 मिनट कर दिया, क्योंकि खतरा लगा, खतरा टल गया। 7 मिनट देख लीजिए, 1947 इनिशियल सेटिंग 7 मिनट, फिर 1960 में 7 मिनट। ठीक है, उसके बाद 1963 आया, तब 12 मिनट, सबसे ज्यादा अभी तक 17 मिनट पे की गई है, लेकिन 1963 में इसको 12 मिनट किया गया है। 12 मिनट, 1963 और 72, 12 मिनट। ठीक है, और काफी ज्यादा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि देखिए, ऐसा इसलिए भी था ना कि 1963 में एक ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, सोवियत यूनियन और अमेरिका में साइन हुई थी। ये चार्ट आपको दोस्तों मिल जाएंगे, मैं बीबीसी से लेके आया हूं। फिर 1968 आता है। 1968 में आप देखिए फिर से 7 मिनट। अब देखिए ये आपका हिस्ट्री भी रिवाइज करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपकी हिस्ट्री भी, इतिहास भी रिवाइज हो रही है। 1968 में फिर से 7 मिनट। फिर 1969 आया। 1969 में 10 मिनट, 1969 और 1990 में 10 मिनट। मैंने आपको बताया था यार, एक मैंने गलती कर दिया, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने आपको एक चीज बता दी थी। देखिए 1991 तक इसको 17 बार बदला गया था, 1991 में 17 बार नहीं बदला था, तो ये थोड़ा सा करेक्शन। फिर 1972 आता है, 12 मिनट। 1972 में और 1963 में ये 12 मिनट रहा। 1972 में इसलिए क्योंकि देखिए अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ने दोबारा फर्स्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, सॉल्ट जिसको बोला जाता है, कि तुम अपने आर्म्स को लिमिट करो और हम अपने आर्म्स को लिमिट करेंगे। मैंने बताया ना, जितनी बार न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा कम होगा, ये क्लॉक, ये जो सुई है ना, वो आगे बढ़ती जाएगी। फिर 1974 में 7 मिनट, सॉरी 9 मिनट। 1974 में 9 मिनट, 1974 1998 में 9 मिनट हुई है। 1974 में अगेन थोड़ा सा ज्यादा। 1980 में फिर ये करीब आ गया। 1980 में दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से 7 मिनट पे आ गया। ये क्यों भैया, अमेरिका और सोवियत जो टॉक कर रहे थे ना, सोवियत अफगान वॉर 1979 में चल रहा था, सोवियत भी घुसा हुआ था, अमेरिका भी घुसा हुआ था। तो यहां पे अमेरिका ने सॉल्ट टू एग्रीमेंट को रेटिफाई करने से ही मना कर दिया कि हम इसको रेटिफाई ही नहीं करते, तो इसीलिए इसको और आगे बढ़ाया गया। 1981 की बात करें, 1981 में 4 मिनट, 1981 में और ज्यादा पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसलिए भी था क्योंकि सोवियत अफगान वार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था भाई। 1979 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, और इसमें देखिए आप थोड़ा कंसेप्ट समझिए, मैंने इसको कवर किया। हालांकि सोवियत में 1979 में, अरे यार अफगानिस्तान में 1979 में तख्ता पलट हुआ, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार थी। अब मतलब हाँ, कम्युनिस्ट सरकार थी, तो 1979 में तख्ता पलट हो गया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोवियत कूद गया कम्युनिस्टों को बचाने के लिए, और इधर से अमेरिका कूद गया। अमेरिका ने ही तो एक तरीके से आतंकवाद को जन्म दिया ना। अमेरिका उस समय जितने भी मुजाहिदीन थे उन सबको सपोर्ट कर रहा था।
तो इसीलिए 1980 में ये क्लॉक को 4 मिनट पे सेट किया गया। रोनाल्ड रीगन हो गए और कोल्ड वॉर और ज्यादा तेज हो गया, बड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, होस्टेज क्राइसिस हुई इस समय, इधर इराक में भी टेंशन, इधर लीबिया में भी टेंशन, हर जगह टेंशन ही टेंशन। 1984 में 3 मिनट पे आ गए हम। 1984 में 1984 में 3 मिनट। क्यों ऐसा 3 मिनट हुआ? अफगान वॉर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। ठीक है, इनफैक्ट सोवियत ने और उनके एलाइज ने 1984 के जो ओलंपिक गेम्स होने थे ना अमेरिका में, उसको भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि हम नहीं हिस्सा लेंगे 1988 में, क्योंकि अब सोवियत वॉर खत्म हुआ। और इस समय दोस्तों ईरान और इराक वॉर भी चल रहा है, वो भी काफी टाइम तक चला। तो 1988 में इसको दोबारा 6 मिनट, मतलब दोबारा नहीं 6 मिनट पे किया गया। ठीक है, थोड़ा सा क्लॉक को आगे बढ़ाया गया। 1990 में फिर 10 मिनट, फिर 1991 में सबसे दूर 1991 में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। सॉल्ट वन का दोबारा रिवाइवल हुआ। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1991 बर्लिन वॉल गिर गई, सबसे पीसफुल समय था 1991, तो ये 17 मिनट पे गई, मतलब हम सबसे ज्यादा खतरे से दूर है। फिर 1995 में -3, 1998 में, फिर 2002 में अगर आप देखें तो 2002 में दोस्तों 7 मिनट पे फिर सेट किया गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रीटीज से विड्रॉ होने की बात होने लगी, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट की थी। फिर 2007 में 5 मिनट किया गया, 2007 में फिर से 5 मिनट। 2007 में इसलिए 5 मिनट क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था और अपने न्यूक्लियर जो वो थे वो बता दिए थे, न्यूक्लियर मतलब अपने एम्बिशंस। और इस समय ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो गई थी, क्लाइमेट चेंज भी शुरू हो गया था। 2010 में हम और करीब आ गए, 6 मिनट। 2010 में 6 मिनट। ठीक है, हालांकि स्टार्ट एग्रीमेंट जो है, नया स्टार्ट एग्रीमेंट था, दोनों ही अमेरिका और रशिया ने इसको रेटिफाई किया और 2009 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, इसीलिए थोड़ा सा ये और आगे बढ़ा। 2012 में फिर 5 मिनट में हम आ गए। 2012 में, क्योंकि देखिए अब यहां पे ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी जुड़ गया है। तो पहले तो खाली न्यूक्लियर वेपन था और अब ग्लोबल मतलब क्लाइमेट चेंज भी इसमें जुड़ गया। 2015 में फिर से 3 मिनट पे हम आ गए। 2015 में जब भी 5 मिनट से कम समय होगा दिक्कत, ग्लोबल पॉलिटिकल एक्शन बड़ी दिक्कत थी, न्यूक्लियर वेपन्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। 2017 में आप देख सकते हैं 2.5 मिनट पे आ गए हम। 2.5 मिनट 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। 2016 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके के स्टेप्स लिए, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज से पेरिस क्लाइमेट डील से वो पीछे हट गए। फिर उसके बाद ईरान को लेकर जिस तरीके का उनका स्टांस रहा, रशिया को लेकर स्टांस रहा, जिसकी वजह से इसको 2.5 मिनट पे किया गया। 2018 में फिर से 2 मिनट, अगेन इसमें डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा रोल था, है ना, डीकार्बनाइजेशन। कि अमेरिका बोल रहा था कि हम तो भैया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है, उससे हट गया। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है अमेरिका और रशिया में, उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। फिर रशिया का भी, इधर पुतिन का भी ऐसे तेवर, जिसकी वजह से ये 2 मिनट पे आ गई। और क्लाइमेट चेंज तो है ही। और 2020 में दोस्तों सबसे बुरी हालत, कितने, सिर्फ और सिर्फ 100 सेकेंड। फेलियर्स ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स टू डील विथ इंक्रीज थ्रेट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर बढ़ता जा रहा है और INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो एक तरीके से हर किसी को बाध्य, मतलब अमेरिका और रशिया को बाध्य करती है, उसका भी खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। साथ ही साथ अमेरिका और ईरान में इतनी ज्यादा टेंशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब, इट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन दैट ह्यूमैनिटी एवर फेस्ड। इस समय ये डूम्सडे क्लॉक पे लेक्चर था दोस्तों। अब दोस्तों डूम्सडे क्लॉक की अगर बात करें तो वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है, ये साइंटिस्ट अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन अब जो बाइडेन आ गए हैं और मुझे लगता है अब क्लॉक का जो वक्त है वो थोड़ा सा पीछे होगा। फिलहाल अभी तक इसको 24 बार चेंज किया गया है, मैं आपको टाइमलाइन बता दिया। तो अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, वक्त कम होगा कि वक्त आगे बढ़ेगा? रीजंस के साथ बताइए, लड़ने मत लग जाना, बहुत ही अच्छे से बताना। और कमेंट बॉक्स में जिस पे और भी आपको लेक्चर चाहिए मुझे बताओ, मैं कमेंट पढ़ता हूं और लेक्चर भी बनाता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।